Yeah, welcome everyone to the channel Learn for Exam. My name is Abhishek. So सीमेट में बहुत कम टाइम बचा है एंड वी आर स्टार्टिंग ए क्वांट मैराथन सीरीज। तो जब तक आपका एग्जाम चलेगा हम डेली आपके पास ये 20 क्वेश्चंस की वीडियोस आती रहेंगी। तो एक ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग या फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी क्वेरीज आ रही हो तो जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो एक बार आप सोल्व करो, मैं साइड हो जाता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए को 55% वोट्स मिले हैं और ए 70 वोट से वो जीता है। और हमें क्या निकालना है, बी को कितने वोट्स मिले होंगे। तो देखो अगर ए को 55% वोट्स मिले हैं तो बी को कितने परसेंट वोट्स मिले होंगे। बी को 45% वोट्स मिले होंगे क्योंकि टोटल वोट्स तो अपने आपके 100% ही हैं। लेट्स से अगर मैं एज्यूम करता हूँ टोटल वोट्स इक्वल में एक्स एज्यूम करता हूँ, तो ये मेरे को 70 वोट्स क्या गिवन है, यानी कि इन दोनों वोट्स के बीच में डिफरेंस ही तो गिवन होगा 70, वही तो वोन का मार्जिन आएगा। तो यानी कि इक्वेशन यही बनेगी 55% ऑफ एक्स माइनस 45% ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, यही 70 के बराबर आएगा, डिफरेंस इज 70। तो सोल्व करते हैं, 55 बाई में 100 एक्स माइनस 45 बाई में 100 एक्स इक्वल में 70। तो ये 5 पे कैंसिल आउट होगा तो 11/20, ये 5 पे होगा तो 9/20। तो एलसीएम 20 आ जाएगा। 11x माइनस 9x डेट इज 11x माइनस डेट इज 70। तो फर्दर सोल्व करेंगे तो 2x बाई में 20 इक्वल में 70। तो 2 से 20 10 पे कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई 70 इंटू 10 डेट इज 700। और हमको फाइंड आउट क्या करना था, x की वैल्यू तो ये आई है, टोटल वोट्स कितने हैं 700 है और b को कितने मिले थे उसमें से 45%। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, रिक्वायर्ड आंसर यानी कि b को कितने मिले थे 45% ऑफ 700। तो 45 बाई में 100 इंटू 700, 20 से 20 कैंसिल आउट, 45 बाई 7 डेट इज 315। 315 इज ऑप्शन बी। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये तो हो गया इसका मेथड 1, क्योंकि और ये वाला मेथड क्या हो गया, बिल्कुल हमने जो बेसिक से किया इक्वेशन बना के। तो इसका एक फास्टर मेथड भी बनता है, वो भी देख लेते हैं। तो देखो अगर ए को 55% वोट्स मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे 45% वोट्स मिले होंगे। तो दोनों में कितने परसेंटेज वोट्स का डिफरेंस आ रहा है, 55 माइनस 45, 10% का ही वोट्स का डिफरेंस आ रहा है। और यही 10% की वैल्यू किसके बराबर होगी, मेरी 70 वोट्स के बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो 70 गिवन है, वही विनिंग मार्जिन है। तो 10% ऑफ द टोटल वोट्स किसके बराबर है, 70 वोट्स के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यूनिटरी मेथड से, डेट इज 70/10। और हमको किसके वोट्स निकालने हैं, बी के वोट्स निकालने हैं, और बी को कितने मिले होंगे 45%। तो 1% अगर 7 है तो 45% की वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू 45 डेट इज 315, डेट इज ऑप्शन बी। और ये वाला मेथड थोड़ा सा फास्टर भी है यूनिटरी मेथड वाला। और अगर आपको इक्वेशन से करना है इक्वेशन से करो, बट दिस इज मच फास्टर देन द प्रीवियस वन। इसमें क्या गिवन है अपने को, सीआई पे एक अमाउंट 3 साल के बाद इतना हो जाता है और 4 साल के बाद इतना हो जाता है। और हमको क्या निकालना है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो हमको पता है सीआई में जो अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर होती है वो एवरी ईयर सेम रेट से इंक्रीज होती है, जो कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यानी कि वी हैव टू फाइंड 63,500 पे कितने परसेंट का चेंज आएगा कि वो 70,485 हो जाए, और वही क्या होगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो वी हैव टू फाइंड सिंपली द परसेंटेज चेंज बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। तो यानी कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, रेट परसेंटेज, वो परसेंटेज चेंज आएगा, और वो क्या होगा मेरा 70,485 माइनस 63,500 माइनस, यही क्या होगा मेरा परसेंटेज चेंज होगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 11% आंसर आ जाएगा। ये 20 से 20 कैंसिल आउट, व्हेन वी सोल्व द आंसर इज डी ऑप्शन बी।
तो ये तो इसमें क्या हो गया, सेम मेथड 1 हो गया। तो क्या इसमें भी हम कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकते थे मेथड 2, यानी कि कुछ ट्रिक देख लेते या ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर हम कुछ कर पाते तो क्या कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। सी, देखो हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 63,500 से कितने परसेंट का इंक्रीज करे कि वो 70,485 हो जाए। तो देखो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, मैं 10% इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। भाई किसी का भी 10% निकालना तो बहुत इजी है, तो 10% इंक्रीज तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, कितना आएगा वो 63,500, और इसका 10% कितना आएगा, यही आएगा 6350। 6350, तो इसमें अगर 10% 58969,850, तो यानी कि अगर इसमें मैं 10% का इंक्रीज करता तो वैल्यू ये वाली आती, लेकिन मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 70,485 आ रही है। तो देखो अगर 10% पे ये वैल्यू आती और मेरी वैल्यू उससे ज्यादा आ रही है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा होगा वो 10% से तो ज्यादा ही होगा, और एक ही ऑप्शन जो इसमें है कि वो 10% से ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी। हो सकता है आंसर यही मेरी वैल्यू सेम आ जाती तो आंसर मेरा 10 होता। अगर इससे ये 69,850 से वैल्यू थोड़ी सी कम होती तो मैं 9 मार्क करता, और 5 अगर होता तो वो एक बड़ा डिफरेंस होता, वो हमको डायरेक्ट दिख जाता। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 300 पेन किसके इक्वेट है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 360 पेन्स के इक्वेट गिवन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एसपी ऑफ 300 आर्टिकल्स पेन, जो भी आपको बोलना है, 360 के बराबर है। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 पे कैंसिल आउट, 5 एंड 6, तो एसपी ऑफ 5 किसके बराबर है, सीपी ऑफ 6 के बराबर है। तो इसको हम सोल्व कैसे करते थे, एक रेशियो में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो हम इक्वेट में कोई ना कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो आपका जो मन करता है वो वाली वैल्यूज एज्यूम कर लो इसमें। अगर आपको 1 एज्यूम करना है 1 एज्यूम कर लो, के एज्यूम करना है के एज्यूम कर लो। बट अगर आपको डाटा थोड़ा भी इजी रखना है, मतलब इंटीजर फॉर्म में रखना है जो इजीली कैलकुलेट हो जाए, तो हम क्या एज्यूम करते हैं इसमें, 5 एंड 6 का एलसीएम। तो इससे क्या होता है कि हमारा सारा डाटा इंटीजर फॉर्म में रहता है और इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो 5 एंड 6 का एलसीएम दैट इज 30। तो अब अपने को पता है एसपी ऑफ 5 कितना है, 30 है। तो एसपी ऑफ 1 पेन आ जाएगा 30/6 5 दैट इज 6, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन भी आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 30/6 आएगा दैट इज 5। तो अब मेरे को एक पेन का कॉस्ट प्राइस पता है 5, एक पेन का सेलिंग प्राइस पता है 6, तो दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज होगा, वही मेरा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो देखो अगर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, 5 पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे ऑलवेज, दैट इज 20%। मेरा आंसर आ जाएगा 1/5 इंटू 100 इक्वल में 20%। तो एक मेथड तो हमारा यही वाला बनता है कि इक्वेट करके कुछ एलसीएम एज्यूम करें और उससे मैं बिल्कुल प्रॉफिट परसेंटेज, जो हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं उससे प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आ जाए। तो इसमें भी क्या है, ये हो गया इसका मेथड 1। तो इसमें भी एक अलग से फॉर्मूला बनता है या एक ट्रिक आप बोल सकते हो, तो उसको देख लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास से, पेन, प्रॉफिट एंड लॉस किसके बराबर आता है। देखो हमने जब भी परसेंट का एक टॉपिक आता है, परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, एक हमारा न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, इनटू 100 करते हैं, वही क्या होता है हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन होती है परसेंटेज में जो हम सीखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालते टाइम भी सेम यही केस आता है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, और इनटू क्या करते हैं हम 100 करते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारा हमेशा क्या आता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, वॉल्यूम ओरिजिनली गिवन टू द कस्टमर। देखो नंबर ऑफ क्वांटिटी वॉल्यूम वाले क्वेश्चन अलग से आएंगे जब हम लिक्विड वाले करेंगे। ओरिजिनली गिवन टू द कस्टमर यानी कि कस्टमर के पास ओरिजिनल क्वांटिटीज कितनी गई हैं, वो किस में आता है, हमारा डिनोमिनेटर में आता है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी या वॉल्यूम जो भी आप ले रहे हो
आइटम्स, क्वांटिटी एंड वॉल्यूम। वो किस में आता है, हमारा न्यूमरेटर में आता है। तो एक न्यूमरेटर हो गया, एक डिनोमिनेटर हो गया, इनटू 100 क्या होगा मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट आएगा, लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लॉस आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इस वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 300 पेन किसके बराबर है, 360 पेन्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे कस्टमर को हम ओरिजिनल दे कितना रहे हैं, यानी कि सेल हम कितना कर रहे हैं, कस्टमर के पास 300 पेन जा रहे हैं। तो ओरिजिनली कस्टमर के पास कितना गया, 300। तो 300 पेन जानने के बाद ऊपर क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आइटम्स। तो 300 पेन्स तो हमने सेल कर दिए, टोटल पेन्स कितने थे हमारे पास, 360। तो मेरे को कितने पेन्स का प्रॉफिट हुआ होगा, 360 माइनस 300, यानी कि 60 पेन्स मेरे पास बचे। वो किस में आएगा, हमारा न्यूमरेटर में आएगा, इनटू 100। तो 60 300 पे 5 पे कैंसिल आउट, 500 पे 20 पे कैंसिल आउट, और ये हमारा आंसर क्या आ गया, 20% आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, काफी जगह लगता है। 40 वेट्स वाला अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी यही वाला अप्लाई होगा। और जो मिल्कमैन वाले क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जिसमें मिल्कमैन क्या करता है कि एक लेट्स से कि 50 लीटर मिल्क में 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, वहां पे भी ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। डिस्काउंट वाला पार्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वहां पे भी ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इसको देख लो, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी वॉल्यूम ओरिजिनली गिवन टू द कस्टमर इन डिनोमिनेटर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आइटम क्वांटिटी वॉल्यूम किस में आता है, मेरा न्यूमरेटर में आता है, एंड इनटू 100। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स या प्रोडक्ट को 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, यानी कि वो सेलिंग प्राइस से 10%, कॉस्ट प्राइस से 10% अबव सेल करता है, यानी कि एक प्रॉफिट उसको 10% का आ रहा है। और एक दूसरा प्रॉफिट भी इसमें बोल रहा है, यानी कि वो कहाँ से आ रहा है, वो 20% लेस वेट सेल कर रहा है। 20% लेस वेट का मतलब क्या होगा, लेट्स से अगर मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरे को 1 kg राइस चाहिए, तो वो मेरे को 20% ऑफ द लेस वो देगा, यानी कि मेरे को 1000 ग्राम की जगह वो मेरे को 800 ग्राम ही देगा। और यानी कि उसको 200 ग्राम का क्या हो रहा है, वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि एक प्रॉफिट उसका 10% आ रहा है, एक दूसरा प्रॉफिट क्या आ रहा है, उसको 40 वेट के कारण भी एक प्रॉफिट आ रहा है। तो पहले सिर्फ ये देख लेते हैं कि 20% लेस वेट के कारण उसको प्रॉफिट परसेंट में कितना आ रहा है। तो यानी कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ क्वांटिटी ओरिजिनली गिवन टू द कस्टमर। अगर मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को 1 kg राइस चाहिए या 1000 ग्राम राइस चाहिए, तो वो मेरे को कितना दे रहा है, ओरिजिनल 800 ग्राम दे रहा है। तो 800 ग्राम किस में आएगा, मेरा डिनोमिनेटर में आएगा। और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, वहां पे 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि 200 किस पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, इंटू 100। तो ये मेरा 4 पे कैंसिल आउट, 400 से 25 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पे इसको 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% लेस वेट डजेंट मीन दैट कि उसको 20% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, 20%, 25% प्रॉफिट आ रहा है। तो अब देखो, यानी कि एक प्रॉफिट उसको कितना आ रहा है, 10% का प्रॉफिट आ रहा है, दूसरा प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको, 25% का प्रॉफिट आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे, देखो एक, यानी कि प्रॉफिट मतलब एक अमाउंट इंक्रीज हो गई, तो एक जगह उसका 10% इंक्रीज हो गया, फर्दर उस पर 25% का इंक्रीज हो गया। तो यानी कि जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है वो क्या आएगा, 10% इंक्रीज एंड 20% इंक्रीज का जो भी सक्सेसिव आएगा वही क्या होगा, मेरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। तो इनका सक्सेसिव निकालते हैं, 10% इंक्रीज, 10, 25% प्लस 25 एंड 10 इंटू 25 बाय में 100। तो ये 0 से कैंसिल आउट, ये 2.5। तो 10 प्लस 25 कितना आ गया, 35, और ये कितना, 2.5। तो 35 प्लस 2.5 डेट इज 37.5% प्रॉफिट। तो यानी कि शॉपकीपर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना आ रहा है, इसमें 37.5% का प्रॉफिट आ रहा है। देखो इसमें हमने दो चीज की है इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग से उसने ये पूछा है, उसके अंदर 20% लेस वेट पे उसको कितना परसेंट प्रॉफिट है, जो कि हमने पास्ट वाले क्वेश्चन वाला फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई किया है कि वहां पे उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है।
एंड देन वी अप्लाई द सक्सेसिव, यानी कि उसको दो प्रॉफिट आ रहे हैं अलग अलग, तो दोनों का सक्सेसिव क्या आएगा, मेरा नेट प्रॉफिट आंसर आएगा। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड 8 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 14 पार्ट क्या है उसमें मिल्क है। तो वो एक तरह से रेशियो बोल रहा है, यानी कि वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या है उसमें 8:14 है। और उसमें अब वो बोल रहा है कि इस मिक्सचर को मैं कितना पार्ट बाहर निकालूं और रिप्लेस कर दूं किससे, वाटर से, कि जो मेरा मिक्सचर बने उसमें क्या हो, हाफ वाटर हो और हाफ मिल्क हो। यानी कि देखो अभी इसमें क्या है, मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा है, तो मैं कुछ क्वांटिटी निकाल के वाटर की ऐड करूंगा तो इसकी इंक्रीज होगी और इसकी क्या होगी, मिल्क वाली डिक्रीज होगी। और कितना प्रोपोर्शन में बाहर निकालूं कि इन दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाए, 1:1 प्रोपोर्शन में आ जाए। या तो देखो इस क्वेश्चन को क्या है, मैं पहले यही एज्यूम कर लेता हूँ, 8 लीटर क्या है उसमें वाटर है और 14 लीटर क्या होगा उसमें, 14 लीटर वाटर एज्यूम कर लेता हूँ। तो देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक 100 लीटर का एक कंटेनर है, उसमें से मैंने उसमें 20 लीटर बाहर निकाला और 20 लीटर किसी लिक्विड से रिप्लेस कर दिया। जैसे इसमें हो रहा है कि मैंने कुछ, मैं मिक्सचर बाहर निकालूंगा और वाटर से उसको रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरी नेट क्वांटिटी कितनी रहेगी, सेम ही तो रहेगी। भाई 100 लीटर का एक कंटेनर है मेरे सामने, 20 लीटर मैंने बाहर निकाला, 20 लीटर कोई और लिक्विड उसमें ऐड कर दिया, तो नेट क्वांटिटी तो उसमें 100 लीटर ही रहेगी। सेम इस वाले में अगर 8 लीटर वाटर एंड 14, 8 लीटर वाटर एंड 14 लीटर मिल्क है, सॉरी मिल्क आएगा यहाँ पे, 8 लीटर अगर 14 लीटर अगर उसमें मिल्क है, तो मेरी नेट वॉल्यूम कितनी आ रही है यहाँ पे, 8 + 14, यानी कि नेट वॉल्यूम तो कितनी आएगी मेरी, 22 लीटर ही आएगी। और यानी कि अब मेरे को क्या करना है, इसमें हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क करना है, और नेट टोटल वॉल्यूम कितनी है मेरे पास, 22 लीटर है। तो देखो अगर 22 लीटर मेरे पास टोटल वॉल्यूम है, तो हाफ कैसे होगा, 11 लीटर उसमें वाटर आ जाए और 11 लीटर क्या आ जाए उसमें मिल्क को, तभी तो होगा। तो यानी कि मेरे को जो 14 लीटर वाला मिल्क है वो कितना करना है, मेरे को 11 लीटर मिल्क पे लेके आना है, और बाकी फिर मैं पानी से रिप्लेस कर ही दूंगा। तो देखो अब इसमें क्या होगा, 14 लीटर है और मेरे को कितना लेके आना है, 11 लीटर पे लेके आना है, तो मेरे को 3 लीटर ऑफ मिल्क क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, किसमें से, ओवरऑल 14 लीटर ऑफ मिल्क में से। तो अगर आप डायरेक्ट लॉजिकली देख पा रहे हो, यानी कि मैंने 3 लीटर ऑफ 14, 3 लीटर मिल्क 14 लीटर में से मेरे को क्या करना है, उसमें से रिमूव करना है, और यही तो प्रोपोर्शन बनेगा इसका, 3 लीटर ऑफ मिल्क 14 लीटर मिल्क में से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी आंसर होगा कि मैं 3/14 ऑफ द मिक्सचर बाहर निकालूं और सारा का सारा क्या हो जाए उसमें पानी में ऐड कर दूं। तो आंसर मेरा आएगा 3/14 ऑफ द प्रोपोर्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट दिस एंड दिस, और ईयर के एंड में जो उनका प्रॉफिट आता है वो कितना आता है, 300, और उसमें ए का उन्होंने प्रॉफिट शेयर पूछा है। तो हमको पता है यानी कि जो प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी आता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टाइम ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी के रेशियो में आता है। तो यानी कि उन्होंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, टाइम का कुछ नहीं है, तो टाइम तो फैक्टर ही नहीं बनेगा यहाँ पे। यानी कि जो मेरा प्रॉफिट ऑफ रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी आएगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियोज में ही आएगा, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे, 5400 रेशियो 36, 20 से 20 कैंसिल आउट, 18 पे फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 3:2। तो प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी दैट इज 3:2, और टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है मेरे को, 300, और ए का मेरे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना आएगा मेरे पास, देखो टोटल प्रॉफिट अगर 5 होता तो ए को 3 रुपीज मिलते, बी को 2 रुपीज मिलते, तो ए को 3 मिलेंगे किसमें से, 5 में से, यानी कि फ्रैक्शन बनेगा 3/5। तो 3/5 ऑफ किसका, 300 का। तो सोल्व करते हैं, 5 से 300 60 पे कैंसिल आउट, 3 इंटू 60 डेट इज 180 रुपीज। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, मतलब सिंपल रेशियो में ही हमको डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। लेट्स से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s 2 to the power 7
लेट्स से वी टेक 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 6, तो वी हैव टू फाइंड, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एस एन रिप्रेजेंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नेचुरल नंबर, तो वो एक एग्जांपल भी दे रहा है। लेट्स से एस ऑफ 1 to 9 हमको कैलकुलेट करना है, तो 1 + 2 + 9 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। और वैल्यू किसकी पूछी है, एस में 2 की पावर 7, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6, और हमको क्या करना है, उसमें सम ऑफ द डिजिट्स ही निकालना है। तो भाई एक मेथड तो बिल्कुल सिंपल यही बनता है कि आप इसको प्रॉपर सोल्व कर लो मल्टीप्लाई करते हुए, तो वो तो थोड़ा सा टफर हो जाएगा सोल्व करना। तो लेकिन हम नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं, यानी कि 10 किससे मिलके बनता है, 2 इंटू 5 से ही मिलके बनता है 10। तो देखो इधर कितना आ रहा है, 5 की पावर 6 आ रहा है, और अगर मैं 2 की पावर 7 को ब्रेक करता हूँ किसमें, 2 इंटू 2 की पावर 6 में ब्रेक करता हूँ, तो मैं इस वाले नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6, किसके बराबर लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 लिख सकता हूँ। बस जो मैं 2 की पावर 7 था उसको मैंने ब्रेक कर दिया और 5 के साथ मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो इसको मैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और 2 इंटू 5 कितना बनता है 10, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 की पावर 6। तो फर्दर आप सोल्व करोगे तो 2 इंटू 9 दैट इज 18, और 10 की पावर 6 यानी कि 6 टाइम क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अब हम सोल्व करते हैं, एस ऑफ इस नंबर निकालना था, इट मींस सम ऑफ द डिजिट्स करना है। तो इस सारे डिजिट्स का सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 + 8, 0 तो कुछ होता ही नहीं, 1 + 8 कितना आएगा, 9 आएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसमें आंसर होगा। बट मेन चीज यही लगी है इसमें, 10 के फैक्टर सम करते हैं, 2 इंटू 5 आता है, तो बस 2 की पावर 7 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 की पावर 6 में, और 10 की पावर्स में हम चले गए, तो इजीली हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको गिवन है द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड इज 25 ईयर्स, और उनकी एज कुछ प्रोपोर्शन में हमको गिवन है, और ओल्डेस्ट की हमको एज निकालनी है। तो ओल्डेस्ट ही 7 वाला ही होगा, सबसे ज्यादा एज तो इसी की आएगी। तो देखो अगर मेरे को एवरेज 3 पर्सन का 25 ईयर्स है, तो टोटल एज आ जाएगी उनकी, टोटल एज अगर मेरे को 3 पर्सन की निकालनी है, तो टोटल एज किसके बराबर आएगी, 3 इंटू 25 के बराबर आएगी, दैट इज 75 ईयर्स। इट मीन्स कि यानी कि जो तीनों पर्सन है उनकी एज कितनी है, टोटल 75 ईयर्स है, और मेरे को ओल्डेस्ट की एज निकालनी है। देखो इसमें रेशियो क्या गिवन है, 4:4:7 के रेशियो में गिवन है, और टोटल एज कितनी है 75 ईयर्स मेरे को, यानी कि 7 प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी है। देखो मेरे को 7 की वैल्यू निकालनी है, टोटल कितना है ये, 4 + 4 8, 8 + 7 15, यानी कि 7/15 फ्रैक्शन बनेगा, और टोटल वैल्यू कितनी है 75, यही होगी ओल्डेस्ट एज पर्सन की। 15 75 5 पे कैंसिल आउट, 7 इंटू 5 कितना आएगा हमारे पास, दैट इज 35 ईयर्स। तो ओल्डेस्ट पर्सन की एज कितनी आ गई, 35 ईयर्स आ गई। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, बस टोटल एज निकालनी है और आपको डायरेक्ट वो रेशियो से ओल्डेस्ट वाले फ्रैक्शंस में डिवाइड करनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ रियल वैल्यू नंबर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जिसपे फंक्शन x+2 इंटू x+5 हमेशा 40 से ज्यादा वैल्यू दे। तो भाई इसमें भी एक तो बनता है, बिल्कुल हम बेसिक मेथड से शुरू करें, और एक क्या करें कि ऑप्शंस का यूज करके ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चले जाएं। तो पहले बेसिक वाला मेथड देख लेते हैं। हमको गिवन है x+2 x+5 ग्रेटर देन 40, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10 डेट ग्रेटर देन कितना आएगा 40। तो x² प्लस में 7x, और इधर जो 40 है उसको मैं इधर लेके आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो +10 - 40 ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x² प्लस में 7x - 30 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। और अब हमको क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना के एक क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है। तो यानी कि 30 अगर मैं करता हूं तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस 3x माइनस 30 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। x कॉमन तो x प्लस 10 माइनस 3 कॉमन तो x प्लस में 10 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 3 x प्लस में 10 ग्रेटर देन 0। तो अब आपको सोल्व करना है, तो यानी कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इसको 0 रखूंगा तो 3 आएगा, इसको 0 रखूंगा तो माइनस 10 आएगा। तो इसमें पुट करते हैं, तो एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट 3 आ रहा है, एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, माइनस 10 आ रहा है। और हमको क्या करना है, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 रखनी है। तो देखो अगर मैं 3 से बड़ा नंबर रखता हूँ तो इधर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आएगा 3 से ग्रेटर पे, और ये भी पॉजिटिव आएगा। अगर मैं 3 से 10 के बीच में आता हूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और फर्दर मैं माइनस 10 से नीचे जाऊंगा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा वो माइनस 10 से लेके 3 के बीच में नहीं आएगा, और ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि रेंज क्या बनेगी मेरे आंसर की, माइनस इंफिनिटी से -10, क्योंकि -10 से 3 के बीच में तो नेगेटिव आएगा, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो ऑप्शन है इसमें, हाँ यस, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये तो क्या हो गया कि एक बिल्कुल बेसिक मेथड से अगर आप सोल्व कर पा रहे हो तो डेट्स ओके, बट एग्जाम में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाते हैं। देखो अगर मैं इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन अप्लाई करता हूँ, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो मैं कोई भी एक ऑप्शन उठा के क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। देखो ये माइनस इन्फिनिटी से 10 के बीच में आ रहा है, तो इसमें मैं 0 पुट करके देख लूँ, 0 हमारे आंसर में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में तो 0 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस 2 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। और मेरे को क्या चेक करना है, 0 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 0 अगर मैं पुट करूंगा x की जगह तो यही आ रहा है 2 इंटू 5 ग्रेटर देन 40, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 इंटू 5 तो क्या होगा, 10 आएगा, और वो ग्रेटर देन 40 तो नहीं है। तो यानी कि 0 तो मेरे आंसर में इंक्लूड नहीं हो सकता। तो यानी कि देखो इसमें 0 आ रहा है, तो ये तो मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से इन्फिनिटी, तो यानी कि इसमें भी 0 आ रहा है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन क्या है मेरा, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक वैल्यू डालने से हमारा क्या हो गया, दो ऑप्शन तो क्या हो गए, एलिमिनेट ही हो गए। अगर देखो अब ए और बी ऑप्शन के बीच में आप कंपैरिजन करोगे तो ये वाला पार्ट तो क्या है, कॉमन ही है, और ए ऑप्शन में ये वाला पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो यानी कि एक वैल्यू ए की इस वाले पार्ट से डाल के चेक कर लेते हैं पुट करके कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अदर कर रहा है तो यानी कि ए ऑप्शन आंसर होगा, अदरवाइज हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा आंसर होगा। तो इधर से मैं -11 वैल्यू ले लूं, क्योंकि -10 से जस्ट इंटीजर तो वही आ रहा है -11। तो -11 इसमें पुट करते हैं, x प्लस 2 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 40। तो -11 पुट करेंगे तो -11 प्लस 2 -11 प्लस 5 ग्रेटर देन 40। तो -9 इंटू -6 ग्रेटर देन 40। तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 9 इंटू 654 इज ग्रेटर देन 40। तो यस, -11 क्या होगा हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। और एक ही ऑप्शन है कि -11 जिसमें आ रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, बी भी क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो यही है कि इसमें जो बेस्ट अप्रोच बनती है वो ये यही है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कर लो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि क्वाड्रेटिक भी काफी लंबी सोल्व हो जाती है। तो बेस्ट इज अपने ऑप्शंस का यूज करो, फटाफट आंसर निकालो, एंड वी आर ऑल्सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, ए ट्रेन रनिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए मार्क ऑन द प्लेटफॉर्म इन 9 सेकंड एंड प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें एक तो लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करना है, एक लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, यानी कि स्पीड मेरे को गिवन है किलोमीटर पर आवर में, टाइम सेकंड में, और आंसर भी किस में पूछा है, मीटर में पूछा है। तो यानी कि सबसे पहले तो हम 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई।
तो यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक ट्रेन क्रॉसेस ए मार्क ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी कि एक मार्क को क्रॉस करते हैं, यानी कि जो ये केस आएगा वो पोल वाला केस आएगा कि एक ट्रेन एक पोल को कितने देर में क्रॉस करती है। तो यानी कि इससे क्या होगा कि 9 सेकंड में क्रॉस कर दी है। लेट्स से लेंथ ऑफ द ट्रेन एल टी, और किस स्पीड से कर रही है, 5 की स्पीड से ही करेगी क्योंकि पोल की लेंथ तो या मार्क की लेंथ तो नेग्लिजिबल होगी, डेट इज 5। तो इससे क्या आएगा, एल टी बोल लो, यानी कि 9 इंटू 5 डेट इज 45 मीटर क्या आ गया, हमारी ट्रेन की लेंथ आ गई, जो कि इसमें p के बराबर है, यानी कि p से डिनोट किया, p इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इट मीन्स यानी कि हमारे पास p की वैल्यू आ गई 45। तो अगर ऑप्शंस पे जाते हैं तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब या तो हमारा आंसर ए होगा या हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, उसके बाद एक और गिवन है स्टेटमेंट की, यानी कि वो एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जब वो कोई भी एक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो एक वो खुद की लेंथ को क्रॉस करती है और एक प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करती है। तो यानी कि 20 सेकंड में कितना क्रॉस किया होगा, एक तो 45 खुद की लेंथ क्रॉस की होगी, एक में क्यू जो इसमें गिवन है, क्यू इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्यू को क्रॉस करेगा और स्पीड तो सिर्फ 5 ही होगी। तो इससे क्या होगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी डेट इज 100 इक्वल में 45 प्लस में क्यू। सो मेरे पास क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 55 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, लेट्स ट्राई दिस। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन जून 2020 द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, यानी कि एक बॉयज गर्ल्स का रेशियो गिवन है जून 20 से लेके सितंबर, यानी कि 3 महीने कुछ आगे आ गया। देयर वर 80 फीवर बॉयज फीवर एंड 20 फीवर गर्ल्स इन द कॉलेज, यानी कि लेट्स से अगर मैं जून 20 की बात करता हूँ, तो लेट्स से अगर मैं बॉयज गर्ल्स एज्यूम भी करता हूँ, तो यहाँ पे बॉयज क्या एज्यूम करूंगा 3x, और यहाँ पे गर्ल्स क्या एज्यूम करूंगा 2x एज्यूम करूंगा। सितंबर 20 आते हुए क्या हो गया 3 महीने में कि 80 तो क्या थे, बॉयज कम हो गए। तो यानी कि अगर पहले बॉयज 3x थे तो अब कितने रह गए होंगे, 3x माइनस 80, और 20 क्या हो गई, गर्ल्स कम हो गई। तो पहले 2x थी तो अब कितना आ गया होगा, 2x माइनस 20। और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या बोला है, जो अब रेशियो है वो कितना हो गया, 7:5। तो यानी कि इन दो क्वांटिटीज का रेशियो कितना गिवन है हमको, 7:5 गिवन है। तो इक्वेशन बनाते हैं 3x माइनस 80 डिवाइड बाई 2x माइनस 20 इज इक्वल में 7/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 15x माइनस 400 इक्वल में 14x माइनस 140। तो 14x इधर आएगा नेगेटिव में, तो यानी कि x, और माइनस 400 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, डेट इज 260। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी जून 2020। तो यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, तो बॉयज 3x थे, गर्ल्स कितनी थी 2x। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे यहाँ पे 5x थे। तो हमें x की वैल्यू पता है, 5x की वैल्यू वी कैन फाइंड। तो आंसर क्या होगा हमारा, 5 इंटू 260, 5 इंटू 260 डेट इज 1300। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या गिवन है, एल एंड एम टुगेदर कितने डेज में कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को, 72 डेज में। लेट्स से एल एंड एम ने कितने दिन में काम पूरा किया, 72 डेज में किया। नेक्स्ट गिवन है एम एन ने कितने में करते हैं, 120 डेज में। तो एम एंड एन कितने में करेंगे, 120 डेज में करेंगे। और एक थर्ड इक्वेशन गिवन है, एल एंड एन टुगेदर कितने में करते हैं, 9 में। एल एंड एन कितने में करते हैं, 90 में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, यानी कि एक 72 डेज है, एक 120 डेज है और एक 90 डेज है। तो सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे और उसको क्या एज्यूम करेंगे, इनके एलसीएम को, वर्क डन। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा इसमें,
जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 720। तो स्पीड निकालते हैं, यानी कि हमें वर्क डन पता है, टाइम पता है, तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, वर्क डन इक्वल में स्पीड इनटू टाइम, एस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो लेट्स से कि स्पीड ऑफ एल प्लस में स्पीड ऑफ एम कितना आएगा, 720 डिवाइड बाय में 720, दैट इज 10। तो सेम आप जब सोल्व करोगे, एस ऑफ एम प्लस में एस ऑफ एन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एस ऑफ एल प्लस में एस ऑफ एन कितना आ जाएगा, 720 डिवाइड बाय 90, दैट इज 8। लेकिन हमको क्या चाहिए, इन व्हाट टाइम कैन एल अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यानी कि हमको एल की इंडिविजुअल स्पीड चाहिए और टोटल वर्क डन तो हमको पता ही है। तो यानी कि एक तीन इक्वेशंस तो हमारे पास ये है, एक तो यही बनता है कि तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सोल्व करते हैं। बट ऐसी इक्वेशंस में क्या आता है, यानी कि एल 2 बार आ रहा है, एम 2 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, तो तीनों को ऐड करते हैं। लेट्स से इन तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 2 एस ऑफ एल एस ऑफ एम प्लस एस ऑफ एन किसके बराबर आएगा, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24। तो 2 से 24 12 पे कैंसिल आउट, तो एस ऑफ एल एस ऑफ एम प्लस में एस ऑफ एन कितना आ गया हमारे पास, 12 के बराबर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ एल चाहिए सोल्व करने के लिए। तो यानी कि देखो, अब स्पीड ऑफ एल एम एन की तो हमें पता है, यानी कि वैल्यू कितनी है, 12 है। तो आप इस वाले को यूज करो, स्पीड ऑफ एम प्लस स्पीड ऑफ एन, वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 6 वैल्यू थी, इस 6 वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एस ऑफ एल प्लस में 6 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो एस ऑफ एल कितना आ गया हमारे पास, 6 के बराबर आ गया। तो स्पीड ऑफ एल अगर हमारे पास 6 आ गई, टोटल वर्क डन कितना है, 720 है, हमको पता ही है। तो टाइम ऑफ एल आ जाएगा 720 बाय में 6, डेट इज 120 डेज। तो 120 डेज क्या होगा हमारा आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन डी। क्या है कि रमेश इन्वेस्ट 1200 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो वो कितने पैसे और इन्वेस्ट करे 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, जो उसका एनुअल प्रॉफिट हो कितना आ जाए, वो 6% के बराबर आ जाए। तो यानी कि अगर मैं एलिगेशन से इसको सोल्व करता हूँ, एक जगह मेरे को इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 5% आ रहा है, एक जगह मेरे को इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 8% आ रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि दोनों का एवरेज आउट होके कितना आना चाहिए मेरे पास, 6% के बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो इधर 2 आएगा, 5 से 6 का डिफरेंस डेट इज 1। तो यानी कि दोनों अमाउंट किस रेशियो में होने चाहिए, 2:1 की रेशियो में होने चाहिए। तो इधर तो हमको गिवन है 5% वाला अमाउंट कितना है, 1200। अगर 2 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, डेट इज 600 होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा आंसर। देखो इस क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी ओमेगा। देखो कई बार क्या होता है कि परमुटेशन वाले क्वेश्चन बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं, पर अगर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल सेम पास्ट ईयर का है और ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्टी वाला है नहीं। इफ द वोवल्स ऑक्यूपाइड ओड प्लेसेस, देखो वोवल्स क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। तो यानी कि इसमें 3 वोवल्स आ रहे हैं मेरे, एक ओ आ रहा है, एक ई आ रहा है और एक ए आ रहा है, और टोटल कितनी है, 5 पोजिशन है, 1 2 3 4 5। और वोवल्स कहाँ पे आएंगे, सिर्फ ओड पोजीशन पे आएंगे, 1 3 एंड 5 पे आएंगे, 3 पोजीशंस होंगी वोवल्स की। और कॉन्सोनेंट्स कहाँ पे आ सकते हैं, इवन प्लेसेस पे आएंगे। तो यानी कि देखो मेरे पास 3 वोवल्स हैं और 3 ही प्लेसेस हैं, तो उसके लिए कितने वेज आते हैं, लेट्स से अगर मेरे को n पर्सन n डिफरेंट प्लेसेस पे सिट करने हैं, तो यानी कि उसके n फैक्टोरियल वेज होते हैं। तो यानी कि 3 वोवल्स हैं और 3 प्लेसेस हैं, कितने वेज होंगे, 3 फैक्टोरियल। अब बाकी m और g के लिए कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, 2 लेटर्स हैं। तो यानी कि कितने वेज आएंगे, 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 2 फैक्टोरियल की 2 आती है, 6 इंटू 2 डेट इज 12 वेज इज द राइट आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए। देखो एक ग्लास जार कंटेन्स 1 रेड 3 ग्रीन्स एंड कुछ बॉल्स हैं इसमें, और हमें क्या करनी है, एक बॉल रैंडमली हमने चूजन की है।
तो सारे एक एक ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ठीक है, बाद में देखेंगे इनमें चारों में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो मार्बल इज 2/5। तो यानी कि देखो पहले टोटल देख लेते कितना है, टोटल मार्बल्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल 1 3 2 एंड 4, जब आप इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो मार्बल, येलो कितने हैं 4 है, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 4 मार्बल्स हैं और टोटल कितने हैं 10, दैट इज 2/5। तो यानी कि ये वाला तो क्या है हमारा ए ऑप्शन तो ठीक है। तो अगर ए ठीक है तो बी और डी तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते, बी और डी ऑप्शन तो, या तो मेरा आंसर क्या होगा ए ऑप्शन होगा या मेरा आंसर क्या होगा सी ऑप्शन होगा। तो मैं सी और डी वाली स्टेटमेंट एक चेक करके देख लेता हूँ। तो बी तो मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि बी तो मेरी गलत ही होगी। तो मैं सी ऑप्शन चेक करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए येलो और ए ग्रीन मार्बल इज 7/10। या तो येलो बॉल आ जाए, मार्बल आए या ग्रीन मार्बल आए। तो येलो 4 है और ग्रीन कितने हैं 3 है, तो यानी कि 4 + 3 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 7 मार्बल्स हैं दोनों और टोटल कितने हैं 10 है। तो सी ऑप्शन तो क्या है, सी स्टेटमेंट इज राइट। अगर सी स्टेटमेंट राइट है तो, अगर सी मेरा राइट है तो ऑप्शन भी क्या होगा हमारा सी होगा, यानी कि डी जब आप सोल्व करोगे तो डी हमारा रॉन्ग आ रहा होगा। तो यानी कि जरूरत ही नहीं है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, हमको बी ऑप्शन बी स्टेटमेंट तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेड है यानी कि 4 डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं और इसने 4 स्टेटमेंट्स हमको गिवन है, उसमें से बाद में हमको टिक करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। तो अगर, और इसमें सब में क्या है, चारों स्टेटमेंट्स में क्या पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी सोल्व की है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं टोटल मार्बल्स कितनी है, 1 3 2 एंड 4, यानी कि टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास 10 मार्बल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो मार्बल इज 2/5। तो यानी कि येलो मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, येलो मार्बल्स कितने हैं 4, तो और टोटल कितने थे 10, तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, ये 2/5 आएगा। और ये हमें दिया भी यही है कि येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, यानी कि ए स्टेटमेंट तो क्या है मेरा करेक्ट है। देखो अगर एक ए स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है तो यानी कि बी तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन तो। और अगर मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है तो यानी कि ऑप्शन डी भी क्या है मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। या तो अब मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा या मेरा आंसर ऑप्शन सी होगा। तो मैं एक स्टेटमेंट चेक करके देख लेता हूं, या तो सी या डी, जो भी करेक्ट होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा इसमें। लेट्स से देखो बी तो क्या होगा, डेफिनेटली रॉन्ग ही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो अगर मैं सी ऑप्शन को चेक करता हूँ, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर येलो और ए ग्रीन मार्बल इज 7/10। येलो और ग्रीन, यानी कि या तो येलो हो या ग्रीन मार्बल हो। तो ग्रीन मार्बल 3 है हमारे पास और येलो मार्बल्स कितने हैं 4 है। तो टोटल येलो और ग्रीन कितने हो गए 7 हो गए, टोटल कितना है 10 है। तो यानी कि सी स्टेटमेंट तो क्या है करेक्ट है, और आंसर भी क्या होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, ए एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो इट मीन्स डी हमारा रोंग आ रहा होगा। तो जब आप सोल्व करोगे तो डी रोंग ही आएगा, तो आंसर क्या होगा इसमें ऑप्शन सी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी क्वेश्चन में भी लास्ट वाले की तरह वही 4 स्टेटमेंट्स हमको गिवन है, और इसमें लेकिन हमको ये बताना है कि किन 2 स्टेटमेंट से एरिया जो है फिगर्स का सेम आ रहा है, यानी कि सारे हमको 2D फिगर्स गिवन है, 2 तो रेक्टेंगल ही है, एक सर्कल है एक स्क्वायर है। तो सबसे इजीली पहले बी और सी को सोल्व कर लें, क्योंकि रेक्टेंगल में तो हमें क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इसमें 12 गिवन है, विड्थ 10 गिवन है, तो एरिया कितना आएगा 12 इंटू 10 दैट इज 120। रेक्टेंगल विद लेंथ 14 एंड 11, तो 14 इंटू 11 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी और सी तो सेम आ ही नहीं रहे हैं, ऑप्शन भी नहीं है वैसे बी एंड सी का। तो बाकी हम सोल्व करते हैं, स्क्वायर विथ साइड 12 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी किसी का भी सेम तो आया नहीं है, यानी कि सर्कल से किसी ना किसी का तो सेम आ ही रहा होगा। तो सर्कल विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, हाफ उसका एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 7 से 7 कैंसिल आउट,
22 इंटू 7 दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले यानी कि स्टेटमेंट डी का एरिया क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। बी डी का किसी के साथ भी सेम नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या होंगे मेरे ऑप्शन ए एंड डी, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिस्टर सेठ यानी कि किसी के पास सेठ के पास 2505 कॉइन्स है और वो अपने 3 सन्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है किसी रेशियो में। 3 सन कौन है, लेट्स से एक हो गया ब्रिज हो गया, एक हमारे पास पूरब हो गया एंड थर्ड क्या हो गया हमारे पास मोहन हो गया। और बोल क्या रहा है, यानी कि ब्रिज क्या करता है 30 कॉइन्स सेल कर देता है, पूरब 30 कॉइन्स डोनेट कर देता है, मोहन क्या कर देता है लूज कर देता है 25 कॉइन्स। और उसके बाद जो रेशियो बचता है वो क्या बचता है, इन तीनों के पास ये बचता है। तो लेट्स से अगर ये रेशियो गिवन है तो कॉइन्स को मतलब सेल और डोनेट करने के बाद कितने कितने बचते हैं वो देख लेते हैं। लेट्स से ये हो गया मेरा 46x, ये हो जाएगा 41x और ये कितना हो जाएगा 34x हो जाएगा। तो इनिशियली देख रहे हैं सबके पास कितने रहे होंगे, इनिशियली अगर इसके 30 कॉइन्स कम हुए हैं तो यानी कि इनिशियली इसके पास कितने होंगे 46x प्लस में 30, इसके भी 30 कॉइन्स क्या किए हैं डोनेट किए हैं, तो यानी कि इनिशियली कितने रहे होंगे 41x प्लस में 30 और इसके 25 कॉइन्स कम हुए हैं तो 34x प्लस में 25। तो टोटल कॉइन्स कितने थे हमारे पास 2505। तो इन सब का इनिशियली जो सम डिवाइड हुआ होगा तो यानी कि इन सब का सम जो इक्वेशन बनेगी 2505 के इक्वेट करना होगा। तो इक्वेशन बनाते हैं 46x प्लस में 30, 41x प्लस में 30 प्लस में 34x प्लस में 25 दैट इज 2505। तो 46x 41x दैट इज 81x, 81x प्लस में 34x दैट इज ये हमारा आएगा 121x, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 25 दैट इज 85, 2505 के बराबर आएगा। तो यानी कि अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो 121x किसके बराबर आएगा, ये 2420 के बराबर आएगा। तो 121 कैंसिल आउट होगा यहाँ 20 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स डिड पूरव रिसीव फ्रॉम हिज फादर, यानी कि पूरव को कितने कॉइन्स मिले होंगे। तो पूरव को ये कॉइन्स मिले इनिशियली अपने फादर से 41x प्लस में 30। तो आंसर क्या होगा हमारा 41x प्लस में 30। तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट करते हैं, 41 इंटू 20 प्लस में 30 डेट इज 820 प्लस में 30 इक्वल में 850 क्या होगा हमारा आंसर आएगा, डेट इज ऑप्शन डी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, दो नंबर है विच आर ग्रेटर यानी कि दोनों 21 से बड़े हैं और उनका एचसीएफ एंड एलसीएम गिवन है। तो एलसीएम कितना गिवन है हमको 3003 और एचसीएफ कितना गिवन है डेट इज 21। और दोनों नंबर अगर 21 से हैं और एचसीएफ कितना है 21 है तो यानी कि 21 तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा ही। तो यानी कि अगर मैं नंबर्स को एज्यूम करूंगा तो यही एज्यूम करूंगा 21A एंड 21B, और ए बी क्या है मेरे 1 नहीं हो सकते क्योंकि जो नंबर लेना है हमको 21 से बड़ा लेना है। तो एक फॉर्मूला सबको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो आते हैं। तो यानी कि 3003 इंटू 21 किसके बराबर आएगा 21A इंटू 21B के बराबर आएगा। तो 21 से 21 कैंसिल आउट, 21 से मैं 3003 को करूंगा तो डेट इज ये आएगा मेरे पास 1 4 एंड 3। तो यानी कि 143 किसके बराबर आ गया मेरे पास A इंटू बी के बराबर आ गया। तो देखो ए एंड बी दोनों क्या है मेरे 1 तो हो नहीं सकते क्योंकि अगर मैं 1 लूंगा तो ये नंबर मेरे क्या हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, और हमको दोनों नंबर क्या लेने हैं 21 से बड़े लेने हैं। तो 143 को जब मैं फैक्टर करूंगा तो यही बनेगा 11 इंटू डेट इज 13, और दोनों क्या आ रहे हैं ये प्राइम नंबर आ रहे हैं तो हम फर्दर इसको फैक्टर कर भी नहीं सकते। तो लेट से मेरे क्या होंगे, ए की वैल्यू हम 11 ले लेते हैं और बी की वैल्यू क्या होगी 13। तो नंबर क्या आ गए मेरे पास 21 इंटू 13
एंड 21 इंटू 11, और पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो हमको सम फाइंड आउट करना है, तो यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, 21 इंटू 30, 21 इंटू 11, 21 कॉमन दैट इज 24। तो 24 इंटू 21 दैट इज कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 504। दैट इज ऑप्शन ए इज आवर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बचा था हमारा टाइम एंड वर्क का, या दिस वन, प्लीज ट्राई। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर थोड़ा सा लॉजिकली जाओगे तो थोड़ा सा इजीली सोल्व कर सकते हो, बट इक्वेशन से तो लेंथी होगा क्वेश्चन। तो क्या बोलता है, यानी कि 3 पाइप हमको गिवन है, पी क्यू आर 6 आवर्स में क्या करते हैं, एक टैंक को फिल करती हैं, और अगर मैं स्टार्टिंग के 2 आवर्स तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं, उसके बाद आर को क्लोज करने के बाद पी क्यू को 10 आवर्स और रखते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट टैंक का बचा होता है, और फाइंड आउट क्या करना है, आर अलोन कितने टाइम में टैंक को फिल करता है। ठीक है, इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं। लेट्स से अगर पी क्यू आर 3 पाइप हैं, तो स्पीड ऑफ पाइप पी को एस पी लेता हूँ, क्यू के लिए एस क्यू लेता हूँ, और आर पाइप के लिए स्पीड क्या लेता हूँ, एस आर लेता हूँ। तो अगर मैं यहां से करता हूं, यानी कि पी क्यू आर को टोटल टैंक में कितना टाइम लगता है, 6 लगता है, यानी कि टोटल टैंक को 6 आवर की स्पीड से एस पी प्लस एस क्यू प्लस में एस आर, यानी कि तीनों पाइप एक साथ काम कर रही है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन से इक्वेट कैसे होगा, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, यानी कि पी क्यू आर टुगेदर कितना वर्क करती हैं, 2 आवर्स वर्क करती हैं। तो यहाँ पे भी 2 ऑफ एस पी प्लस 2 ऑफ एस क्यू प्लस में 2 ऑफ एस आर आता है, और फिर आर को क्लोज कर दिया, तो पी क्यू को कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स और लगते हैं। तो यानी कि 10 इंटू स्पीड ऑफ पी प्लस में स्पीड ऑफ क्यू आएगा। सोल्व करते हैं, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ 4 से, तो ओपन करते हैं 4 ऑफ एस पी 4 ऑफ एस क्यू प्लस में 4 ऑफ एस आर, दैट इज 10 ऑफ एस पी प्लस में 10 ऑफ एस क्यू। तो ये एस पी एंड एस क्यू इधर से क्या हो गया, कैंसिल आउट। 4 ऑफ एस आर किसके इक्वेट आएगा, इधर 6 ऑफ एस पी प्लस में 6 ऑफ एस क्यू के बराबर आ गया। फर्दर सोल्व करोगे तो 2 ऑफ एस आर दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एस पी प्लस में एस क्यू। फर्दर यानी कि एस पी प्लस में एस क्यू किसके बराबर आ गया हमारे पास, 2/3 ऑफ एस आर के बराबर आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, आर अलोन को कितना टाइम लगेगा टैंक फिल करने के लिए। तो इसलिए हमने सारी स्पीड किस में लेके आ गए, एसपी और एसक्यू की भी एस आर की टर्म्स में हमने कन्वर्ट की है इक्वेशन में से। तो यानी कि देखो तीनों को कितना टाइम लग रहा था, 6 आवर्स लग रहे थे। तो एक और इक्वेशन बनाते हैं, एस ऑफ पी एस ऑफ क्यू प्लस में एस ऑफ आर, और लेट से एस स्पीड ऑफ आर, यानी कि आर को कितना टाइम लगता है, एन आवर्स का टाइम लगता है, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ आर से कितना टाइम लगता है, एन आवर्स का टाइम लगता है। तो देखो अब जो रिलेशन हमने इक्वेशन से निकाला था वो वाला कहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। तो 6 ऑफ एस पी प्लस एस क्यू कितना है, 2/3 ऑफ एस ऑफ आर। तो 2/3 ऑफ एस ऑफ आर प्लस में एस ऑफ आर किसके इक्वेट आएगा, एस ऑफ आर इंटू एन के बराबर आएगा। तो 6 इंटू 5/3 बाहर आ गया, एस आर अंदर इक्वल में एस आर इंटू एन। तो एस आर से क्या हो गया, एस आर कैंसिल हो गया, 6 से 3 कैंसिल आउट होगा 2 पे, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 2 डेट इज 10 आवर्स। तो यानी कि आर अलोन को कितना टाइम लगेगा टैंक फिल करने में, डेट इज 10 आवर्स। तो ये तो क्या हो गया, इसका मेथड 1 हो गया, जो हमने डायरेक्ट इक्वेशन वाले मेथड से सोल्व किया है। तो इसका एक थोड़ा सा लॉजिकल वाला मेथड भी बनता है, तो उसके बाद ये भी देख लेते हैं 2। ठीक है, अगर देखो थोड़ा सा लॉजिकली हमको इसको सोल्व करना है, कैसे करते, 3 पाइप्स पी क्यू आर को, यानी कि कितना टाइम लगता है, 6 आवर्स का टाइम लगता है। देखो अगर वो 2 घंटे काम करते हैं, लेट से देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को किसी काम को करने में 10 घंटे लगते हैं, तो मैं 1 घंटे में कितना काम कर पाऊंगा, 10% कर पाऊंगा, या 1/10 ऑफ द वर्क कर पाऊंगा। तो पी क्यू आर को 6 आवर लगते हैं, तो वो स्टार्टिंग के 2 आवर्स में अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे,
1/3 या 2/6 में बोल सकता हूँ, 1/3 1/3 ऑफ द टैंक फिल हो जाएगा स्टार्टिंग के 2 आवर्स में। तो आर बंद कर दिया, उसके बाद पी एंड क्यू कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इन 10 आवर्स। तो यानी कि 1/3 टैंक तो क्या है हमारा फिल हो ही चुका था, बचा कितना था 2/3 ऑफ द टैंक बाय पी एंड क्यू। यानी कि बाकी जो 2/3 ऑफ द टैंक बचा है, पी एंड क्यू कितने टाइम में फिल करते हैं उसको, 10 आवर्स में फिल करते हैं। तो अगर 2/3 ऑफ द टैंक 10 आवर्स में होता है तो टैंक फिल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर कितना आएगा, वो 10, और इधर ये 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, डेट इज 15 आवर्स। यानी कि पी एंड क्यू टुगेदर उस टैंक को फिल कितने टाइम में करते हैं, डेट इज 15 आवर्स। लेकिन हमको किसका निकालना है, आर अलोन का निकालना है, यानी कि आर अलोन कितने टाइम में उस टैंक को फिल करेगा। तो देखो, एक स्टार्टिंग में हम फॉर्मूला करते हैं टाइम एंड वर्क में। अगर कोई ए पर्सन किसी काम को ए डेज में कंप्लीट करता है, लेट्स से अगर बी उसी काम को बी डेज में कंप्लीट करता है, तो ए एंड बी टुगेदर कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, ए इंटू बी डिवाइड बाई में ए प्लस बी। तो देखो, अगर यानी कि लेट से आर अलोन कितने टाइम में फिल करता है, मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। पी एंड क्यू टुगेदर कितने में करते हैं, 15 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। देखो, जब पी एंड क्यू की टुगेदर स्पीड इनके साथ मर्ज होती है, लेट से अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं, मैं आर को यहाँ पे ले लेता हूँ एंड पी एंड क्यू को साथ में ले लेता हूँ 15, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 6 आवर्स आना चाहिए। तो यानी कि x इंटू 15 डिवाइड बाई में 15 प्लस एक्स किसके बराबर आना चाहिए, हमारा 6 के बराबर आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि x सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 15x किसके बराबर आएगा, 15 इंटू 6 इज 15 इंटू 6 डेट इज 90 प्लस में 6x, तो 6x इधर आएगा नेगेटिव, 9x इक्वल में 90। तो x कितना आ गया हमारे पास, 10 आवर्स आ गया। और x क्या एज्यूम किया था, आर लोन कितने टाइम में टैंक को फिल कर सकता है। तो इजी ये वाला भी नहीं है, बट इफ यू थिंक मतलब थोड़ा सा फास्टली हो सकता है इक्वेशन वाले मेथड से। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन हो गए, शायद एक या दो क्वेश्चन बचे होंगे हमारे। एक ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, मतलब बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, मिसिंग है, आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी आएगा। चलो देखते हैं, यानी कि क्या है इसमें, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। एक मिल्कमैन एड्स 10 लीटर ऑफ वाटर एंड टू 90 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि 10 लीटर क्या है हमारे पास W है और 90 लीटर इज M से मिल्क हो गया। आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी, यानी कि 1/5 क्या किया उसने, सेल आउट कर दिया। तो वाटर भी 1/5 क्या होगा, सेल आउट होगा, और मिल्क भी क्या होगा, 1/5 सेल आउट हो जाएगा। तो 10 का 1/5 कितना आएगा, 2 लीटर वाटर क्या हो गया, सेल आउट हो गया। बचा कितना, 8 लीटर वाटर। मिल्क भी क्या होगा, 1/5 उसका सेल आउट हो जाएगा। तो 90 का 1/5 कितना आएगा, 18 लीटर, और बचेगा कितना, 72 लीटर मिल्क बचेगा। यानी कि हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी सेल आउट हुई है, 2 लीटर वाटर सेल आउट हुआ है और 18 लीटर मिल्क सेल आउट हुआ है। तो उसमें बोल भी क्या रहा है, ही एड्स वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी ही सोल्ड। टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, 18 प्लस 2 20 लीटर। तो यहाँ पे 8 लीटर वाटर था मेरे पास, सभी 72 लीटर मिल्क था। 20 लीटर जो क्वांटिटी सोल्व हुई है उसकी जगह क्या आ जाएगा, सारा का सारा पानी आ जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, 20 लीटर वाटर ऐड होगा। तो फाइनल क्वांटिटी क्या बनेगी, 8 लीटर वाटर प्लस 20 लीटर वाटर। तो 28 लीटर वाटर बचा, और मिल्क कितना बचा है हमारे पास, 72 लीटर मिल्क बचा है। पूछा गया इन्होंने द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क, यानी कि वाटर से मिल्क का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, 28:72, डेट इज आंसर बी। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, लेट्स सी ये वाला भी वी हैव डिस्कस। तो ठीक है, अगर ये वाला क्यूआर कोड आप स्कैन कर लेना डायरेक्ट, मतलब आप लर्न फॉर एग्जाम के जो व्हाट्सएप चैनल है
उस पर आप आ जाओगे, वो डायरेक्ट आपको गुरप्रीत सर कनेक्ट कर लेंगे। सेम वही जो स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर आया था सेम है। अगर आपको कोई और क्वेरीज हो सीमेट के सिलेबस या सीमेट का बारे में, कॉलेजेस में कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी हो तो जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर।